नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर और ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। और हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे, आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे इक्विटी मार्केट में, और लास्ट में कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 25 अंकों की गिरावट के साथ 23,770 के पास गिफ्ट निफ्टी। याद रखें, सोमवार की कमजोरी के बाद कल करीब आधे % की तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे, लेकिन आज फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी आज सुबह कमजोरी दिखी है। निकेई यानी जापानीज मार्केट में करीब 320 अंकों की कमजोरी से शुरू होते हुए नजर आए। करीब आधे से 1% की कमजोरी यहाँ पर। कॉस्पी में थोड़ी सी तेजी है, लेकिन चीन और हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी सुस्त ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। तो एशियाई बाजारों के संकेत तो कमजोर ही आज सुबह निकले हैं और गिफ्ट निफ्टी से भी कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। वहीं अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें, सोमवार को टेक शेयरों में तेजी थी जिसके चलते तेजी दिखी, लेकिन कल वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया। कई सारे टेक स्टॉक्स दबाव पर बंद होते हुए नजर आए और उसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर कल दिखा। याद रखें, इन्फ्लेशन का डेटा आया जो काफ़ी कमज़ोर था, जिसके चलते दो रेट कट की जो उम्मीदें लगाई जा रही है 2025 में, उस पर भी शंकाएं हैं, जिसके चलते अमेरिकी बाजार कल गिरावट के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स करीब 0.4% की गिरावट यहाँ पर दिखी। नैस्डैक 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। जैसा मैंने बताया, टेक शेयरों में भारी गिरावट दिखी, जिसके चलते टेक हैवी नैस्डैक में 2% की गिरावट रही और S&P 500 भी 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कल बंद हुआ। एनवीडिया इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा दबाव कल दिखा। करीब 6% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। रिकॉर्ड ऊंचाई से 6% की गिरावट इस स्टॉक में दिखी है। याद रखें, कंपनी के CEO ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये नए प्रोडक्ट लॉन्चेस ऑलरेडी प्राइस्ड इन है स्टॉक में, और इसी के चलते एनवीडिया के स्टॉक में भारी गिरावट और इसके चलते नैस्डैक और अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट दिखी। लेकिन एनवीडिया ही नहीं, कई सारे टेक्नोलॉजी शेयरों पर कल दबाव था। एप्पल 1% की गिरावट, मेटा 2% गिरकर बंद हुआ। वही टेस्ला की बात करें ऑटो सेक्टर से, वहां पर भी 4% की गिरावट थी। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया, जिसके चलते टेस्ला 4% की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। तो टेक्नोलॉजी, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स, इन सभी स्टॉक्स पर दबाव दिखा, जिसके चलते अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन याद रखें, पेरोल्स का डेटा और जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आज आता हुआ नजर आएगा, तो इन दो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। लेकिन अमेरिकी बाजारों से संकेत तो कमजोर ही कल निकल कर आए हैं। वही यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिले जुले संकेत थे। डैक्स करीब आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ। कैक में भी करीब आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी। वही फुट्सी की बात करें तो ये लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो ऑल इन ऑल मिले जुले संकेत यूरोपियन बाजारों से निकल कर आए। डैक्स और कैक आधे % से ज्यादा की तेजी, लेकिन फुट्सी में थोड़ी सी कमजोरी दिखी। वही कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कच्चे तेल में उबाल दिखा है। कल फिर एक बार $77 पर बैरल के पार निकलता हुआ नजर आया। याद रखिए, पहले चिंताएं थी कि डिमांड कमज़ोर रहेगी और सप्लाई बढ़ेगा, तो ड्यूअल इम्पैक्ट दिखाई दे सकता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी कच्चे तेल में दिखी है। इसी के साथ सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर हल्की मजबूती दिखी है। कॉमेक्स पर सोना $2,665 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये था कमोडिटी मार्केट और ग्लोबल बाजारों का एक्शन। लेकिन FIIs और DIIs के आंकड़े कल कैसे रहे उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। FIIs ने फिर एक बार कल करीब 1500 करोड़ की बिकवाली की। याद रखिए, 3 दिनों में करीब 8,500 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में की है।
वही DIIs ने करीब 1615 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स ऑप्शंस में 35 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 18,100 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2400 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1100 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन सोमवार की सुस्ती और कल की तेजी के बाद आज के सत्र के लिए क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल 0.4% की तेजी के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया, आज क्या वो ट्रेंड और मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? ठीक है, डिम्पी जी को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, कुछ ही देर में हम उनसे जुड़ेंगे, लेकिन उसी देर में FNO बैन में कौन से स्टॉक्स रहेंगे उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। याद रखें, कल भी 3 स्टॉक्स FNO बैन में थे और आज के सत्र में 4 स्टॉक्स FNO बैन में रहेंगे। बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और RBL बैंक। याद रखें, मनप्पुरम फाइनेंस और RBL बैंक तो पिछले कुछ दिनों से FNO बैन में रहे हैं और आज के सत्र में 2 और स्टॉक्स को ऐड किया गया है। बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और RBL बैंक, तो इन 4 स्टॉक्स पर FNO बैन के दम पर आज एक्शन दिखेगा। डिम्पी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो सोमवार को भारी गिरावट दिखी, लेकिन उसके बाद कल ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया और वायरस का डर तो अभी नहीं रहा, तो क्या कल की मोमेंटम आज कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? आशीषा, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज मेरे को साफ सुनाई दे रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कल का रिवर्सल को ना मैं एक्चुअली थोड़ा रिवर्सल नहीं मानूंगा। द रीजन इज बीइंग क्योंकि हमने 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी को तोड़ा और कल सिर्फ रिकवर किया 300 पॉइंट एवरेज पे, है ना। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो करीब 350 पॉइंट का हमने लॉस किया था और रिकवरी हुई है मुश्किल से 100 पॉइंट की, यानी कि 1/3 रिकवरी हुई है इन एनी हाउ, अगर आप कैसे भी समझना चाहें। तो एक चांस तो मार्केट ने कल मिस किया है इस चीज का कि भाई अगर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता तो बहुत जल्दी आता और बहुत अच्छे नोट पे आता, वो थोड़ा मिस हुआ है। बट क्योंकि एक ही दिन में इतने क्रूशियल लेवल हमने तोड़ दिए थे, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मार्केट के अंदर कल जो थोड़ा बहुत भी रिलीफ आया, ये बहुत बड़ी काउंटिंग के तौर पर है। अब आप देखिए, नेटशेल में मैं यही बात करना चाहूंगा कि फिलहाल अभी मार्केट को थोड़े और एफर्ट्स करने होंगे। देखिए, मार्केट को ना आपको दलदल से बाहर निकालना होगा, तभी बाहर निकलेगा। ये लेवल्स कौन से थे? 23,800 थे। 23,800 अभी भी हम नहीं पा रहे हैं, उसको बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको होल्ड करने में। तो टिल जब तक 23,800 और 50,500 नहीं आ जाता, या फिर मैं बोलूंगा कि 50,800 900 नहीं आ जाता, तब तक अब थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, टफ है स्थान। अच्छा, ऐसा नहीं कि कल सिर्फ HMPV वायरस की वजह से हुआ है ये, वो वायरस का इम्पैक्ट तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है, बट क्योंकि आप उस जगह पर आके गिर गए हो कि जहां पर आपके थोड़ा बहुत आपको दूसरी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो उन सबकी भी रिक्वायरमेंट है। तो फिलहाल मार्केट को थोड़ा वेट एंड वॉच करके आप हल्के हाथ से आप बिल्कुल काम करें या हाथ रोक के भी काम करें, तब भी मैं इसके साथ एग्री हूँ। तो फिलहाल रेंज में रहेगा मार्केट स्टिल, जब तक हम 23,800 और 50,500 600 के रेंज को नहीं पा लेते, तब तक तो मुश्किल है अभी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग से पुल बैक दिखाना। बट होप और उम्मीद आप जगाई रखिएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बड़ा क्रैक होता तो सेकंड डे भी ये क्रैक करता, तो सेकंड डे ने क्रैक ना करके ये मैसेज को लाउड एंड क्लियर दीजिए कि देयर इज नो मैक्रो एंड देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम की बाजार को टूटना ही टूटना है। बट हाँ, रिकवरी थोड़ा स्लो है, इसके लिए मेरी थोड़ी चिंता है। डाटा में एज सच कोई चेंजेस नहीं है, 19% की FIs लॉन्ग पोजीशन अभी चल रही है, तो नो चेंजेस एज सच। ठीक है, तो डेटा में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं, लेकिन रिकवरी स्लो है और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, शुक्रिया समय निकाल कर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, आपका क्या नज़रिया होगा और आज रणनीति कैसी बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने देखा एक थोड़ा सा कल हमने रिकवरी देखी है, बट आई थिंक अभी भी एक रेंज बाउंड मार्केट देखने मिल सकता है। और रेंज 23,550 निफ्टी सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, एंड 23,900 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है दायरे में देखने मिल सकता है। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि राइट नाउ एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें मार्केट पे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए इस मार्केट में, तो इसी नोट पर देवांग, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे?
तो यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा फोर्टिस है। फोर्टिस का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, डेली चार्ट पे स्टॉक एक हाइट ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर में हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। फोर्टिस खरीदने की सलाह है, स्टॉप लॉस रखना है 714, टारगेट है 762। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सेल करने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें, एक बेरिश स्ट्रक्चर बना डेली चार्ट। ऑल्सो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि इसमें एक सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस सेल करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 597, टारगेट है 568। फोर्टिस पर खरीदारी की राय, जहां पर 762 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और इसी के साथ LIC हाउसिंग पर बिकवाली की राय दी है देवांग ने। 568 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। देवांग, शुक्रिया रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज सुबह बताने करते हैं। खबरों, ऑपरेशनल अपडेट्स के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। कई सारे रियल एस्टेट, मेटल्स एंड माइनिंग काउंटर से भी ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं, बताएं कैसे रहे। जी बिल्कुल आशीषा, देख रहे हैं कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस की भी डेटा आई है दिसंबर की, तो इसके भी आंकड़े बता देते, पर लार्जली जो है हर जगह या तो इंडस्ट्री का इम्पैक्ट आ रहा है या स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट आ रहा है, पर ऐसा कुछ अच्छा नंबर्स नहीं आ रहा है। इनलाइन और वीक आ रही है लगातार, दूसरे दिन देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स सरप्राइजेस हमने देखे थे 1-2 दिन पहले, बट अब नंबर्स पे फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। यहाँ पे 2 स्टॉक्स है। ICICI लोम्बार्ड की जो GDPI होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रीमियम इनकम, वो गिरने लगी है। 1% ईयर ऑन बेसिस पे गिरा और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी 3% गिरा है। ये दिसंबर का आंकड़ा है। गो डिजिट का वहीं पे अब बात करें तो 6% का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ आया, हालांकि 4% मंथ ऑन मंथ का डी ग्रोथ यहाँ पे भी देखने मिला है। लार्जली म्यूटेड रहे हैं प्रीमियम्स पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री के, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। टाटा स्टील की बात करें तो प्रोडक्शन में ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस और सीक्वेंशियल देखने मिला है, और यहाँ पे ऑफकोर्स कमिश्निंग हुई है उनकी नई प्लांट काली गंगानगर में सितंबर में, तो उसका पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने मिल रहा है। एक साइड प्रोडक्शन हुआ तो दूसरा साइड डिलीवरीज है। डिलीवरीज एक टाइप से सेल्स का डेटा माना जाता है। यहाँ पे 4% सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है और 8% साल दर साल ग्रोथ देखने मिली है, और डोमेस्टिक मार्केट में जो है डिमांड स्टडी रही है, तो लार्जली इनलाइन अपडेट कहेंगे अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो। लेकिन रियल एस्टेट स्पेस में जो है शोभा के कमज़ोर तीसरे तिमाही के अपडेट देखने मिले हैं। टोटल सेल्स जो है लगभग 29% गिर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सीक्वेंशियली हालांकि थोड़ी सी अपमूव ज़रूर हुई है, ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन था तो सीक्वेंशियली नंबर्स ठीक आए, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम रियल एस्टेट कंपनीज ट्रैक करते हैं और यहाँ पे कमज़ोर नतीजे जो है देखने मिल रहे हैं। अब बात करते हैं शोभा के अलावा खबरों वाले शेयर्स पे, तो इस पे अगर नज़र डालें तो ओला इलेक्ट्रिक के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है आज। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिलीफ जो है मना कर दिया है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, जो CCPA की प्रोब चल रही थी उनकी सर्विसिंग को लेके, उनके स्कूटर के कंप्लेंट्स जो आ रहे थे, तो ऑफकोर्स ओला इलेक्ट्रिक पे आज नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। M&M की बात करें तो नए वेरिएंट्स लॉन्च कर रहे हैं EV सेगमेंट के। BE6 पैक के 3 का एक 26.9 लाख से शुरू होता है, दूसरा XEV 9e पैक 3 30.5 लाख से शुरू होने वाला है। ये जो बुकिंग्स है इन दोनों वेरिएंट्स के, ये शुरू होने वाले हैं 14 फरवरी 2025 को। टाटा टेक की भी जो एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट करार हुई है टेलीचिप्स के साथ, जहाँ पे वो इनोवेट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर व्हीकल्स में, तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया टाटा टेक्नोलॉजी से। बर्जर पेंट्स की क्लैरिफिकेशन आई और जो न्यूज़ फ्लो चल रही थी बाजार में कल, वहाँ थी कि बर्जर पेंट्स जो एक्टिवली लुक कर रहे हैं कि एक्सो नोबेल की इंडिया स्टेक को वो बाय करे, तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि अभी तक कोई मटेरियल इवेंट या इन्फॉर्मेशन या डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो ये क्लैरिफिकेशन बर्जर पेंट से आया है। इसके अलावा CSC जो है उनकी आम 300 मेगावाट की एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट को जो है उस पर वो सेटअप करने वाली हैं, तो इस पर ज़रूर जो है फोकस रखिएगा। और हाल ही में CSC के इतने सारे ऑर्डर फ्लोज देखने मिल रहे हैं, खास करके रिन्यूएबल सेगमेंट में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। ऑफकोर्स बुलिश नज़रिया भी बाजार का है, खास करके रेगुलेटरी चेंजेस को लेके। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो वायदे बाजार में इंक्लूड होने वाले हैं, ऑफकोर्स फरवरी से ये होने वाले हैं, तो ये 6 स्टॉक्स हैं, इनको ज़रूर नोट कर लीजिए। ये इंक्लूड करते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया, ग्लैंड फार्मा, NBCC, फिनिक्स मिल्स, सोलर इंडस्ट्रीज़ और टोरेंट पावर, तो ये 6 स्टॉक्स हैं जो आपके FNO में जो है नए सीरीज़ में जो है एंट्री लेने वाले हैं। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं इन 6 स्टॉक्स को, तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।
6 स्टॉक्स को एफएनओ में ऐड किया गया है, तो 6 स्टॉक्स पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा ऑपरेशनल अपडेट्स और कई सारे खबरों के लिहाज से स्टॉक्स बताने के लिए शुक्रिया शरद, पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है ये बताने के लिए हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, कई सारी रिपोर्ट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स आई होंगी, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जहां पर जेफरीज की नोट आई है और उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1690 का रखा है। उनका कहना है कि रिलायंस का जो वैल्यूएशन है वो चीप लग रहा है सिंस कोविड-19 से, और रिलायंस ने जो है CY 2024 में निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको अंडर परफॉर्म किया है। उनका कहना है कि उनका मानना है कि मिड टीन ग्रोथ देखने को मिल सकता है रिटेल सेगमेंट में जी, और जो O2C प्रॉफिटेबिलिटी में है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है FY 26 में, और जो प्रोजेक्टेड एबिटा ग्रोथ है वो 14% का रह सकता है ओवर FY 26 का। इसी के साथ साथ बर्नस्टीन की भी रिपोर्ट आ रही है रिलायंस पर, जहाँ पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1520 का रखा है, जो कि 25% का अपसाइड है करंट मार्केट प्राइस से। उनका कहना है कि 2025 में रिलायंस में जो है एक रिकवरी साइकिल देखने को मिल सकती है, और जो अर्निंग ग्रोथ है, अर्निंग में भी जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है लेड बाय टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर्स, और जो रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें भी रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है ITC, जहां पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस जो है 500 का रखा है। उनका कहना है कि जो सिगरेट बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो स्टेडी है, और जो FMCG बिजनेस है वो शो कर रहा है इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलिंग पोटेंशियल में। सिगरेट का जो ग्रोथ है वो हेल्दी रह सकता है ओवर FY 23 से 25 तक, और जो FMCG एबिटा मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 12% एक्सपांड हो सकता है बाय FY 27। अगला जो स्टॉक है गेल, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है, जहाँ उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 235 का रखा है। जेफरीज का मानना है कि गेल के जो 2 मेजर पाइपलाइन लॉन्चिंग है FY 26 में, उससे कंपनीज का जो गैस ट्रांसमिशन में उसमें मार्केट शेयर गेन देखने को मिल सकता है, और इंडिया का जो गैस डिमांड आउटलुक है वो काफ़ी रोबस्ट है, और रिस्क रिवॉर्ड भी जो है वो भी फेवरेबल लग रहा है, और जो प्रोजेक्टेड एबिटा CAGR है वो 9% का रह सकता है ओवर FY 25 से FY 27 पर। अगला जो स्टॉक है HDFC बैंक, जहाँ पर मैक्वारी की रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1900 का रखा है। उनका कहना है कि जो HDB फाइनेंशियल सर्विस की जो लिस्टिंग है उससे मिनिमल 1 से 3% का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है HDFC बैंक के मार्केट प्राइस में, और जो ROA है वो H1 FY 25 में इम्पैक्टेड रहा है हायर क्रेडिट कॉस्ट और रिड्यूस BPO रेवेन्यू से। अगला जो स्टॉक है पेटीएम, जहाँ पे MK की जो है रिपोर्ट आ रही है एनालिस्ट मीट पर, जहाँ पे उनका पेटीएम का कहना है कि उनका जो मानना है अर्लियर रीगेन करना अर्लियर हाई ऑफ 100 मिलियन MTU अगले 12 से 18 महीने में, और जो NPCI ने जो रिसेंटली जो अप्रूवल दिया है उससे जो है मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है, और जो न्यू मर्चेंट ऑनबोर्डिंग और GMP ग्रोथ है उसमें पिकअप देखने को मिल सकता है QY FY 25 में फेस्टिव सीजन्स के चलते। अगला जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है, और जेफरीज जो है इंडियन ऑटोस पे पॉजिटिव है, और जेफरीज का जो प्रेफरेंस है वो 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स है ओवर PVs एंड ट्रक में। जेफरीज के जो टॉप पिक है ऑटो सेक्टर में वो M&M, आइशर मोटर और TVS, जहाँ पर M&M में उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 4075 का रखा है। वहीं आइशर मोटर पे भी बाय रेटिंग मेंटेन रखा है, और TVS मोटर पे भी उन्होंने जो है बाय रेटिंग रखा है, और TVS मोटर का जो टारगेट प्राइस है 3050 का रखा है। अगला और आखिरी जो सेक्टर है फाइनेंशियल, जहाँ पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी आउटलुक है वो सपोर्टिव लग रही है फाइनेंशियल सेक्टर्स में, और जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ है उसमें वो नैरो हो गया है, जिसके चलते जो LDR कंसर्न है उसमें रिड्यूस देखने को मिल रहा है। Q3 में जो है वो हायर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कॉस्ट है, और MFI जो है उसको अभी कम बैक आने में अभी भी टाइम लगेगा। और जो टॉप पिक है 2025 के लिए फाइनेंशियल में JP मॉर्गन के, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा, और कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स में जो उनका टॉप पिक है वो HDFC AMC।
तो कई सारे स्टॉक्स और कई सारे सेक्टर्स जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। पेटीएम, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और कई सारे स्टॉक्स की रविंदर ने बात की। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। $77 पर बैरल के पार निकलता हुआ नजर आया। कच्चे तेल, नेचुरल गैस, सोने चांदी, क्या नजरिया होगा यहाँ पर? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कच्चे तेल की अगर बात करें, कल का सेशन मॉर्निंग में हमने थोड़ा दबाव जरूर देखा था, बट शाम के सेशन में जैसे जैसे मार्केट में इन्वेंट्री डेटा रिलीज हुआ उसके बाद कच्चे तेल में अच्छी तेजी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बना हुआ है जिसके चलते ब्रेंट 77 क्रॉस कर चुका है। आज के सेशन में भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। 63.20 पे लेके चलेंगे, 62.50 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 64.50 तक का टारगेट हम कच्चे तेल में देखेंगे। वहीं अगर सोने और चांदी की अगर बात करें, कल हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कंसर्न्स की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट अप्स एंड डाउन कंटिन्यू रहा है, बट अभी भी डॉलर इंडेक्स में थोड़ा दबाव के चलते सोना चांदी दोनों ही तेज है। ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट मिलेगा। तो गोल्ड के लिए 77,350 पे लेके चलिए, 77,750 से 78,000 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है इसकी वजह से चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। तो चांदी में मुझे लगता है 90,500 पे लेके चलिए, 89,900 का स्टॉप लॉस रखिए, 91,600 से 92,000 तक के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। ने चांदी, कच्चे तेल और नेचुरल गैस सभी पर खरीदारी की राय दी है, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपका क्या नजरिया होगा? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? बिल्कुल, पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो चाइना से जिनसे हमने नए रिन्यूड इकोनॉमी अपडेट करने के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके बाद थोड़े बहुत सपोर्ट जरूर मिले हैं। खास करके कॉपर एक लीडर के रूप में देखा जाता है। जिस दिन से कॉपर के प्राइसेस में रैली आई है ये कंटिन्यू रह सकती है, तो कॉपर में इंट्राडे के लिहाज से लेके चलना चाहिए। 812 के करीब हाई साइड पे कंसर्न्स है थोड़े, बट 820-22 तक का लेवल मिल सकता है। जिंक के अंदर भी रिकवरी काफी अच्छी रही है, यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट जो लेके चलेंगे जिंक के अंदर वो करीबन 280 का इमीडिएट टारगेट लेके चलेंगे। ओवरऑल बेस मेटल में भी लोअर लेवल से बाइंग लौटती हुई दिखेगी। कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों ही बेस मेटल्स पर खरीदारी की राय। मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी पर जाते जाते एक बार नजर डाल लेंगे। करीब 22 अंकों की कमजोरी के साथ 23,770 के आसपास कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं।